अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ये हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 34 है और हमारा कोर्स टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू जेनेरिक एल्गोरिदम, जेनेरिक एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी, टेम्पलेट फंक्शंस, क्लास टेम्पलेट्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में एक एग्जांपल है वेक्टर क्लास टेम्पलेट। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जेनेरिक एल्गोरिदम या जेनेरिक प्रोग्रामिंग आखिर में होती क्या है। अब तक थोड़ा सा भी ओवरव्यू हम लोग इस चीज़ का देख के आ चुके हैं कि जब भी हमने डाटा टाइप्स को जनरल बनाना हो, कि हम ये चाहते हो कि हमारा फंक्शन हर डाटा टाइप के लिए काम करे, हमें अलग से हर डाटा टाइप के लिए फंक्शन ना लिखना पड़े, तब हम उसको जेनेरिक बना देते हैं। जेनेरिक बनाते किस तरह थे? हम लोग टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते थे और उसकी डाटा टाइप्स को रिप्लेस कर देते थे अपने बनाए हुए एक लेटर से, जो कि हमारे पास एज अ डाटा टाइप काम करता था और वो रिप्लेस हो जाता था हर डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली। इसकी मैंने 12 एग्जांपल आपको दी हुई है स्कूल एडमिशन फॉर्म की, कि जिस तरह स्कूल एडमिशन फॉर्म में जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने जाता है तो उसको एक फॉर्म दिया जाता है स्कूल की तरफ से, उसको उसने फिल करना होता है और उसको जमा करवाना होता है। अब उस फॉर्म पे तमाम बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन तो सेम रहती है, लेकिन हर बच्चे का नाम, उसके फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और इस तरह के और भी जो उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो चेंज होती है। तो उसकी जगह क्या होता है, वो ब्लैंक्स वो रख देते हैं और हर स्टूडेंट अपना फॉर्म अपने ही अकॉर्डिंग डाटा से फिल आउट करता है, जिससे क्या होता है वो फॉर्म अब यूनिक बन जाता है। तो सिमिलरली हम भी ऐसा करते हैं कि हम फंक्शन तो एक ही बनाते हैं, लेकिन क्योंकि डाटा टाइप्स हर फंक्शन के लिए अलग अलग काम करती हैं, तो हम क्या करते हैं उस डाटा टाइप की जगह एक ब्लैंक लेटर रिप्लेस कर देते हैं। कि हम लोग एक आरजी डिफॉल्ट लेटर वहां पर रिप्लेस कर देते हैं, जो कि बाद में जाके हमारी दी गई डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली अपने आप को तब्दील करता रहता है और उसके बाद वो हमारा फंक्शन हमारी बनाई गई डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। जेनेरिक एल्गोरिदम इसी को बोलते हैं। अब यहाँ दो लफ्ज लिखे गए हैं, एक है कि हमारा फंक्शन इंडिपेंडेंट हो डाटा टाइप से, यानी कि किसी भी तरह की डाटा टाइप आ जाए वो वर्क करना चाहिए, और दूसरा किसी भी तरह का डेटा स्ट्रक्चर आ जाए उस दौरान भी वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। इट्स प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसको करने से होगा क्या कि हमारा फंक्शन रीयूजेबल रहेगा और फ्लेक्सिबल रहेगा, कि हम किसी भी तरह का डेटा उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पर कि किस तरह से हम फंक्शन को जेनेरिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो छोड़ दें जो बीच में सारा कंटेंट लिखा हुआ है, मेन फोकस ये करें कि पहले ये देखें कि ये फंक्शन है भी या नहीं। हाँ जी, तो ये फंक्शन है, किस तरह पता लगता है? हमारे पास फंक्शन की रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है जिसका नाम है प्रिंट एरे, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, we don't need to know what exactly it is, और उसके अंदर एक छोटा सा लूप चल रहा है जो कि अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। That's it। तो क्या ये फंक्शन है? जी बिल्कुल, ये फंक्शन है। अब आते हैं इसकी इंटरनल वर्किंग पे कि ये कर क्या रहा है फंक्शन। तो फंक्शन का नाम काफी सिंपल सा है, प्रिंट अरे। इसका मतलब कोई भी अरे होगी उसके ये एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, राइट। तो अब इसको बनाया गया उसने जेनेरिक। जेनेरिक बनाने के लिए पहली शर्त क्या होती है कि आपको डिफाइन करना पड़ता है एक टेम्पलेट, एक ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर ये आप बताते हैं कि जहां जहां मेरा बनाया हुआ लेटर इस्तेमाल होगा वहां वहां डाटा टाइप वो आएगी जो यूजर रिप्लेस करेगा। तो इस चीज के लिए हमने ऊपर एक लाइन लिखी है, टेम्पलेट टाइप नेम टी। तो ये बता रहा है कि जहां जहां भी ये टी का लेटर आएगा, इट मींस उसकी जगह रिप्लेस होना है इन फ्यूचर कोई भी डेटा टाइप। तो यहाँ ये टी सबसे पहले तो इसके पहले पैरामीटर में ही इस्तेमाल हुआ है, जो कि है अरे। इट मींस कि अरे यहाँ पर किसी भी डाटा टाइप्स की हम एज अ इनपुट ले सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो। दूसरा पैरामीटर है साइज। साइज क्योंकि हमेशा इंटीजर में होता है, तो इसलिए इसकी डाटा टाइप हमने वैसे ही स्पेसिफाई कर दी है। नेक्स्ट एक फॉर लूप है जो कि 0 से लेके अरे के साइज तक चलता जा रहा है और जितने भी अरे के एलिमेंट्स है उसको सिर्फ प्रिंट करवा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारा जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है हमारी डेटा टाइप के। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है जेनेरिक एल्गोरिदम की, कि हाँ ये वाकई जो फंक्शन है ये हमारा जेनेरिक है। लेकिन दूसरा उसने लिखा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर। अब हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? जी,
कमेंट्स में मुझे बताएं कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, आई होप बता दिया होगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है वो है अरे। तो अरे हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होती है, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कोर्स पढ़ो तो मुख्तलिफ तरह के वहाँ हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं। अरे है, ट्री है, ग्राफ्स होते हैं, हीप होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, मुख्तलिफ तरह के होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। सो उनमें से एक टाइप है अरे। तो यहाँ पर अरे इस्तेमाल हो रही है। तो अभी हम लाइन पढ़ के आए हैं कि हमारा फंक्शन इंडिपेंडेंट होना चाहिए डेटा टाइप से भी और डेटा स्ट्रक्चर से भी। तो डेटा टाइप से तो हमारा जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर से तो हमारा फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर अरे इस्तेमाल हो रही है। इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा जेनेरिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिमिटेशन भी उसने यही लिखी हुई है कि डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कि जो हमने पिछला फंक्शन देखा है उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर पे हमारा फंक्शन डिपेंड कर रहा है, हमने वहाँ पर अरे इस्तेमाल की है। कैन नॉट हैंडल इंडिविजुअल वैल्यूज और नॉन अरे कंटेनर। हाँ जी, कहते हैं कि अगर अरे के अलावा कोई डेटा स्ट्रक्चर आ गया तब ये फेल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम इसी लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे, इसी प्रोग्राम को हम इवॉल्व करते करते मुकम्मल जेनेरिक बनाना सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेरिक एल्गोरिदम इन प्रैक्टिस। हाँ जी, सो एग्जाम्पल से बता रहा है कि हम यहाँ पर करने के वाले हैं। कहते हैं कि हम एक फाइंड फंक्शन बनाएंगे जिसका काम क्या होगा कि हमारे किसी अरे के एलिमेंट में से कोई हमने एक एलिमेंट फाइंड करना है, उसको लोकेट करने में हमारी मदद करेगा। एक अरे है, अरे में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में, उसमें से कोई एक चीज़ हमने ढूंढनी है, उसको हमने किस तरह करना है, फंक्शंस की मदद से यूजिंग जेनेरिक एल्गोरिदम। तो सबसे पहले तो याद रहे ये हम एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन कैसे, ये हमारे फंक्शन का नाम है फाइंड। उससे पहले उसकी हमारे पास रिटर्न टाइप है। क्या है रिटर्न टाइप, अभी के लिए हमने ज़्यादा देखना नहीं है उसे। बीच में उसके कुछ एक पैरामीटर्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, ये उसका सारा बॉडी प्रोग्राम है। जो कर क्या रहा है, यहाँ पर एक सिंपल सी लूप चल रही है 0 से साइज की तरफ, और हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो फाइंड किया जा रहा है और अगर मिलने पर उसको रिटर्न किया जा रहा है। अगर वो नहीं मिलता तो हमारे पास सिंपली एक 0 रिटर्न किया जा रहा है, जिसका मतलब है फॉल्स। अब यहाँ पर सारी चीज़ हो क्या रही है देखें। यहाँ ये तो अभी छोड़ दें, ये जो रिटर्न टाइप है ये क्या चीज़ है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे आते हैं पहले इसके पैरामीटर्स पर कि फंक्शन है फाइंड, जिसका काम है कुछ ना कुछ हमें अरे में से फाइंड करके देना। अब पहली पैरामीटर जो ये एक्सेप्ट कर रहा है वो है एक अरे। तो जिस अरे में से हमने कुछ फाइंड करना है वो अरे भी फंक्शन को देनी पड़ेगी। तो पहला पैरामीटर तो ये आ गया। दूसरा पैरामीटर है साइज, कि आपकी अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 100, 200, 500, वो उसका साइज होगा, वो आ गया। नंबर 3 पे जो ये x है, ये पैरामीटर क्या है, ये बेसिकली वो वैल्यू होगी जो हम चाहते हैं कि हमें अरे में से फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंटर इनिशियलाइज करवाया जा रहा है और लूप सिंपल चलाया जा रहा है 0 से लेके हमारी पूरी अरे के साइज तक, और जो पॉइंटर हमने इनिशियलाइज करवाया जा रहा है उसको मैच करवा रहे हैं हमारे दिए गए नंबर में से। अगर तो हमारा नंबर मिल जाता है तो वो हमें नंबर का पॉइंटर रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ रिटर्न हो रहा है p, और p क्या है, ये पॉइंटर है। इट मीन्स कि हमें पॉइंटर रिटर्न होगा, ना कि वैल्यू रिटर्न होगी। और अगर वो हमारी पूरी अरे में कहीं पर भी हमारी दी गई वैल्यू नहीं मिलती तब क्या रिटर्न करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा। इट मीन्स फॉल्स। 0 मीन्स फॉल्स, बूलियन अलजेब्रा सिंपल। 1 मीन ट्रू एंड 0 मीन फॉल्स। इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर बना रखी है विजुअली, यहाँ से समझते हैं। सो ये है आपकी अरे मुकम्मल, जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं 7 के करीब। अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि एक मैंने p नाम से कुछ पॉइंट किया हुआ है एरो से, जो कि है पॉइंटर, और एक मैंने कुछ x नाम से पॉइंट किया हुआ है जो कि है हमारी वो वैल्यू जो मुझे ढूंढनी है। और नीचे ग्रीन कलर में कुछ आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाम से नंबरिंग दिख रही है। ये बेसिकली क्या है, इंडेक्स है। समझ में आ गया। अब हो गया क्या, वर्किंग कैसे होगी, मुझे मालूम करना है ये 50। मैं ये चाहता हूँ कि क्या 50 मेरी अरे में है या नहीं है। यहाँ पे दिखने में तो आपको लग रहा है ओके ये तो यहाँ पर खड़ी है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो इसको 1 बाय 1 ट्रैवर्स करेगा और मालूम करेगा क्या 50 आपकी अरे में है या नहीं है। कैसे, उसने सबसे पहले पॉइंटर इनिशियलाइज करवाया पहले एलिमेंट पे,
हमेशा अरे का पहला एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0। तो 0 इंडेक्स पे उसने पॉइंट करवाया और देखा क्या 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मेरे दिए गए नंबर के बराबर है या नहीं है। मैंने क्या नंबर फाइंड करना था, 50। वो ये चेक करेगा कि क्या यहाँ पर जो 10 दिया गया है वो इक्वल है 50 के, क्या 10 इक्वल है 50 के, नो। अगर वो 50 के इक्वल नहीं होता तब क्या करेगा, वो इस पॉइंटर को आगे बढ़ा देगा नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो नेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास क्या है, 1, और उसकी वैल्यू क्या है, 2। फिर दोबारा मैच करेगा। मैच क्या करेगा, क्या हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू जो कि है 20, क्या वो 20 इक्वल है 50 के, नहीं। अगर नहीं होगी इक्वल, अगेन ये पॉइंटर को नेक्स्ट हमारे पास मूव करा देगा। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू 30। अगेन यहाँ पर वैल्यू अपडेट होगी, 20 की जगह रिप्लेस हो जाएगा 30। क्या 30 इक्वल है 50 के, नहीं। अगर नहीं होगा तो ये नेक्स्ट आइट्रेशन पे यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएगा। अगेन हमारे पास वैल्यू अपडेट होगी 40। तो फिर देखेंगे क्या 40 इक्वल है 50 के, नो। अगेन पॉइंटर हमारे पास मूव कर जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे। जब नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेंगे तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी 50, क्योंकि अब वाले जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू है 50। तो क्या 50 इक्वल है 50 के, यस। यहाँ पर हमारे पास केस मैच हो जाएगा। अब अभी हमने देखा कि जो रिटर्न होगा आंसर वो वैल्यू नहीं होगी, वो क्या होगा, इंडेक्स होगा, पॉइंटर होगा। तो जो पॉइंटर है वो बेसिकली इस वैल्यू पे पॉइंट करता है जो कि यहाँ पर लिखी गई है। सो जो पॉइंटर है वो बेसिकली इस वाली वैल्यू पे रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ पर इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स 50 का क्या है, 4। तो ये जवाब में क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है कि पॉइंटर ऑलवेज रिटर्न इंडेक्स। पॉइंटर हमेशा रिटर्न जो करता है वो इंडेक्स रिटर्न करता है, ना कि वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, सो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जो p हमारे पास पॉइंटर था वही रिटर्न हो रहा है, वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। क्लियर, क्योंकि हमारे पास लोकेशन हमेशा जाएगी फंक्शन जहाँ पर भी कॉल हो रहा है उसके पास, और वो उस लोकेशन से वैल्यू सिंपली प्रिंट करवा लेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा अभी हमने फंक्शन देखा उसको अब जनरल बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। पिछले फंक्शन में अगर आप गौर करें जिसकी मैंने अभी आपको वर्किंग बताई, तो वहाँ पर आपको हार्ड कोडेड रिटर्न वैल्यू भी दे रखी थी, अरे की भी डाटा टाइप दे रखी थी, इंटीजर के भी साइज दे रखा था, और आपका जो भी एलिमेंट फाइंड करना था उसका भी साइज, उसका भी डाटा टाइप दे रखी थी। ठीक है, सब में यानी कि डाटा टाइप दे रखी थी। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको जेनेरिक बना रहे हैं तो सारे डाटा टाइप देखे रिमूव हो गई हैं। क्लियर, माँ सिवाय इसके साइज की। ये भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में रिमूव कर दी जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसको मुकम्मल जेनेरिक बनाना है। सो यहाँ पर देखें, सो इस हमारे पास फंक्शन में तमाम डाटा टाइप रिमूव कर दी गई हैं क्योंकि हम इसको अब बना रहे हैं जेनेरिक। तो जेनेरिक बनाने के लिए सबसे पहली लाइन आप लोगों ने हमेशा याद रखने लिखनी होती है, टेम्पलेट टाइप नेम, और आप अपनी मर्जी का यहाँ पर कोई भी एक करैक्टर दे सकते हैं जो कि एज अ प्लेस होल्डर काम करेगा आपकी डाटा टाइप के लिए, जो कि फ्यूचर में जाके ऑब्वियस सी बात है आपकी दी गई डाटा टाइप से रिप्लेस हो जाएगी। सो जो पहली हमारे पास डाटा टाइप थी रिटर्न टाइप, उसकी जगह भी ये आ गया। अरे की भी जो डाटा टाइप थी उसकी जगह भी हमारा प्लेस होल्डर आ गया। साइज क्योंकि इंटीजर ही रहता है तो उसको हमने छेड़खानी नहीं की। नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना था उसकी जगह भी हमने ये प्लेस होल्डर डाल दिया। उसके बाद जो हम पॉइंटर इनिशियलाइज कर रहे थे उसकी जगह भी उसकी डाटा टाइप हमने प्लेस होल्डर वाली डाल दी, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि लूप जो है वो भी इंटीजर्स के उसके इंडेक्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, करैक्टर हो, जो उनसे भी अरे हो, उसका जो इंडेक्स रहता है वो इंटीजर ही होता है, 0 से स्टार्ट होता है और जितना आपका साइज है वहां तक वो चलता रहता है। तो यहाँ पर भी हमने रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हम कंडीशन अभी भी चेक करते आ रहे थे कि क्या हमारे पॉइंटर की वैल्यू हमारे दी गए वैल्यू के बराबर है। अगर तो वो होगी तो हमारा पॉइंटर रिटर्न हो जाएगा, अगर तो नहीं होगी वो तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक हमारी अरे एंड नहीं हो जाती। जैसे अरे एंड हो जाएगी, अगर तो वो मिल जाएगा आपकी वैल्यू तो वो पॉइंटर रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो 0 रिटर्न कर देगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जैसे ये जो अभी मैंने एग्जांपल भी दी ना, तो अगर बिल फर्ज ये जो p है ये आगे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे और बिल्कुल लास्ट में आ जाए
और अब उसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है और ना ही इसको एलिमेंट मिला है कोई, तब इस केस में क्या होगा कि वो जो ये वाला 0 है ये रिटर्न होगा कि उसको पूरी अरे में आपका दिया गया एलिमेंट मिला ही नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पर उसी फंक्शन को मजीद जेनेरिक बनाया गया है, जिसके अंदर ये जो साइज था ना, यहाँ पर भी हार्ड कोडेड आप देखें तो हमारे पास डेटा टाइप आ रही थी, इसको भी उसने मजीद जेनेरिक बना दिया। वो कैसे बनाया? उसने सिंपली इस साइज वाले वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया है बियॉन्ड के नाम से। अब बियॉन्ड नाम दे साइज दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वेरिएबल का नाम है, लेकिन उसने इस एग्जांपल में ये नाम रखा है तो काम इसका वही है कि जितनी भी आपकी साइज है अरे की वहां तक चले। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप साइज ऑटोमेटिक खुद दें। बिलफर्ज आपकी जो अरे है उसके अंदर 1000 एलिमेंट्स हैं और आपको ये पता है कि आप जो भी एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आपके फर्स्ट 300 जो एलिमेंट्स है अरे के उसी के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगा। तब आप इस बियॉन्ड में वो 300 दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? तो ये बियॉन्ड इस सेंस में यहाँ पर काम कर रहा है कि आप मैक्सिमम कहाँ तक ट्रेवर्स करवाना चाहते हैं अपनी अरे को, वो आप उसका साइज दे देंगे, बेसिकली उसका एंड पॉइंट दे देंगे। क्लियर? सो पास पॉइंटर बियॉन्ड द अरे इंस्टेड ऑफ साइज। तो यहाँ पर सारा कोड सेम ही है, सिर्फ साइज को रिप्लेस किया गया है बियॉन्ड से। तो अब जहाँ पर कंडीशन थी उसकी जगह भी यहाँ पर पहले साइज आ रहा था, वहाँ यहाँ बियॉन्ड आ गया। अच्छा, उसने लूप चेंज कर दिया, यहाँ वाइल पिछले में फॉर लूप था, तो लूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ वाइल लूप और फॉर लूप का मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस भी ये बताता चलूँ, काम आएगा आपको फ्यूचर में, कि फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि हमारी आइट्रेशन कितनी चलनी है, 0 से 100 तक हमें पता ही है चलनी है। वाइल लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ना पता हो कि हमारी आइट्रेशन कितनी मरतबा चलनी है। अब क्योंकि हम जेनेरिक बना रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि वो 300 आएगा, 400 आएगा, 500 आएगा, 50 आ जाएगा, कितने उसकी बियॉन्ड की वैल्यू होगी, वी डोंट नो। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास ज़रूरी होते हैं हम वाइल इस्तेमाल करें। अच्छा, ये कोई हार्ड कोड नहीं, आप यहाँ फॉर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जब आप थोड़े हाई लेवल पे और मज़ीद जाते रहोगे तो आपके सामने चीज़ें खुलती आएंगी। तो अभी के लिए एक छोटा सा डिफरेंस यही था जो मुझे लगा ये बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। मज़ीद और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं कि कब वाइल लूप इस्तेमाल करें, कब फॉर लूप इस्तेमाल करें। ओके, तो मेन मुद्दा इसका यही है कि बस ये लूप चेक कर रहा है कि क्या हमारा पॉइंटर हमारे दी गए बियॉन्ड की वैल्यू से आगे तो नहीं चला गया। अगर वो आगे चला गया तो वहीं पे लूप जो है वो खत्म हो जाती है और हमारा रिजल्ट रिटर्न हो जाता है। उसके बाद सिंपल से वही वाली कंडीशन, क्या हमारा पॉइंटर हमारी दी गई वैल्यू के इक्वल है, अगर होगा तो रिटर्न हो जाएगा हमारा पॉइंटर, अदरवाइज नेक्स्ट मूव करता जाएगा। कब तक? जब तक हमारा पॉइंटर बियॉन्ड तक ना पहुंच जाए। जैसे बियॉन्ड तक पहुंचेगा, अगर वैल्यू मिली है वेल एंड गुड, पी रिटर्न हो जाएगा, नहीं मिली तो उसी बियॉन्ड की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, जिससे हमारे इंडिकेशन हो जाएगी कि हमें वैल्यू नहीं मिली। फाइनल ऑप्टिमाइजेशन इसकी है कि सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पर देखें तो आपको दो रिटर्न स्टेटमेंट दिख रही है, एक ये पॉइंटर वाली और एक लास्ट में ये वाली बियॉन्ड वाली जो रिटर्न हो रही है। अब उसने क्या किया है कि कहते हैं कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये भी सिंगल होना चाहिए। तो इसके अंदर सिंपल से उसने क्या तरीका किया, ये जो आपकी कंडीशन है ना, इफ p इज इक्वल टू x, इसको उसने उठा के वाइल लूप के अंदर डाल दिया। बाकी सारा कोड सेम ही रहा है, सारा जेनेरिक अरे बियॉन्ड और ये आपकी जो वैल्यू है जो आपने फाइंड करनी है। पॉइंटर इनिशियलाइजिंग, वाइल लूप स्टार्ट की, बियॉन्ड तक चलेगा, एंड ऑपरेटर आपको पता है दोनों जब तक ट्रू होंगे तब तक चलेगा। और उसने ये बता दिया कि जब तक हमें हमारे p की वैल्यू हमारी दी गई x की वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। तो तब तक ये चलता रहेगा, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स तो रिटर्न हो जाएगा आपका पॉइंटर। क्लियर हो गया? क्योंकि जब पॉइंटर भी ट्रेवर्स करता करता लास्ट तक चला जाएगा तो बियॉन्ड और पॉइंटर की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो वही चीज़ आ गई जो यहाँ पर बियॉन्ड रिटर्न हो रहा था। तो अगर बिल्कुल लास्ट में चला जाता है तो बियॉन्ड की वैल्यू और पॉइंटर की वैल्यू सेम ही होगी। कैसे सेम होगी? जैसे मैंने अभी आपको इस सिचुएशन में दिखाया था कि जब हमारे पास एलिमेंट मिल गया था तो x और p की वैल्यू एक ही थी। क्लियर? तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि जब हमारे पास बिल्कुल ट्रैवर्सिंग लास्ट में चली जाएगी तो हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है वो सेम हो जाती हैं। ठीक हो गया? बियॉन्ड की भी और p की भी। अब जो अभी मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन दिखाई है ये वाली, इसके अंदर तो बियॉन्ड नहीं था, लेकिन ये जो 70 है ये एट द एंड यहाँ पर साइज वाला होगा। तो कहने का मकसद ये है
कि जो साइज और हमारा पॉइंटर है वो वैल्यू सेम हो जाती है लास्ट में। क्लियर? ओके, सो ये ऑप्टिमाइजेशन हो गई। अब ये वाला जो कोड है, ये वाला फंक्शन, ये हमारा फाइनल आउटपुट है जिसके अंदर हमने तमाम तरह का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो करके अपने फंक्शन को जेनेरिक बना दिया है। अब ये हमारे पास तमाम के तमाम डेटा टाइप्स के साथ भी काम करेगा और हर किसी डेटा स्ट्रक्चर के साथ भी काम करेगा। ओके, अब इसमें क्या दिखा रहे हैं कि जेनेरिक पॉइंटर फ्री इम्प्लीमेंटेशन, कि ये जो आपको यहाँ पर स्टार स्टार सारा दिख रहा था ना, अब इसने इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, ये स्टार का मतलब होता है ना, स्टार का मतलब होता है पॉइंटर, तो इसी पॉइंटर्स को उसने रिमूव किया, इसलिए उसने लिखा जेनेरिक पॉइंटर फ्री इम्प्लीमेंटेशन। ये जो पॉइंटर्स आपको स्टार 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 हर जगह दिख रहे हैं ना, इसको भी मिनिमाइज करें। बाज़ दफ़ा होगा कि हर जगह भी रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि जो पॉइंटर होते हैं ये आपके ओवरऑल कोड की स्पीड जो है वो इन्हेंस करते हैं। हाँ, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप वहाँ से रिमूव कर भी सकते हैं। जैसे उसने यहाँ पर भी अपनी मैक्सिमम कोशिश की है कि जहाँ जहाँ पॉइंटर इस्तेमाल होने उसको रिमूव किया जाए, लेकिन फिर भी एक जगह देखें यहाँ रह गया। तो कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ पर रिमूव आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसके अंदर किया क्या इसने, सिंपल जो आपका टाइप नेम था उसकी जगह पहले हम लिख रहे थे टी, तो उसको उसने रिप्लेस किया है पी के साथ। ठीक है, और जो दूसरी टाइप नेम है टी वो उसने वैसे लिखी है। तो इसके अंदर देखें सबसे पहले उसने लिखा क्या है, टेम्पलेट टाइप नेम पी और टाइप नेम टी, तो ये दो वेरिएबल्स हैं। ओके, तो जो पी है वो उसने उस पूरी डाटा टाइप से रिप्लेस कर दिया है जहाँ जहाँ हम पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे थे, स्टार्ट, बियॉन्ड और आपका यहाँ पर जो भी हमारे पास एक्स हमने जो वैल्यू मालूम करनी थी वो। अच्छा, यहाँ पर देखें तो पिछली उसमें यहाँ पर अरे लिखा हुआ था, अब उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये जो स्टार्ट है अब ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये जो है इसके अंदर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अरे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो स्टैक हो, हीप हो, क्यू हो, ट्री हो, और भी जितने तरह के बेतहाशा डाटा स्ट्रक्चर होते हैं सब तरह के इसमें आ सकते हैं। तो इसलिए उसने मज़ीद जेनेरिक बनाने के लिए इसको नाम ही दे दिया स्टार्ट के किस चीज़ के ऊपर आपने अपना कोड इम्प्लीमेंट करना है, बियॉन्ड उसका साइज़ के कहाँ तक आप ट्रैवर्स कराना चाहते हैं उस चीज़ को, और एक्स वो वैल्यू जो हम मालूम करवाना चाहते हैं। सिमिलरली वही वाइल लूप है जो कि आपके दी गए किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैवर्स करेगी, और कब तक ट्रैवर्स करेगी, जब तक वो उसके बियॉन्ड एलिमेंट तक ना पहुंचे, यानी कि आखिरी एलिमेंट तक ना पहुंचे जहां तक आप ट्रैवर्स करवाना चाहते हो। और जो भी आपकी डाटा स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर वो वैल्यू आपके दी गई, यानी कि जो आपने मालूम करनी है वैल्यू, उस तक ना पहुंच जाए, तब तक वो बढ़ाता रहेगा और लास्ट में उसी चीज़ को रिटर्न कर देगा। क्लियर हो गया? जो हम अभी पिछले पॉइंटर से ये काम ले रहे थे उसने इसको मजीद जेनेरिक बना दिया है। नेक्स्ट देखें इसका यूजेज उसने कैसे किया हुआ है। देखें यहाँ पर एक अरे बनाई गई है, ये जो आई अरे है इसका मतलब है इंटीजर अरे, जो कि ये स्पेसिफाई करती है कि जो आपकी अरे है ये एक इंटीजर है। अगेन नाम में कुछ नहीं रखा, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो 5 एलिमेंट्स की एक अरे है। ये फाइंड का मेथड है जो ये जनरल जेनेरिक बनाया हुआ है, इसी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जहां स्टार्ट लिखा हुआ है पहला पैरामीटर, उसके अंदर देखिए आर्गुमेंट पास किया जा रहा है आपकी अरे का नाम, तो ये अरे यहाँ आ गई। बियॉन्ड कहाँ तक आपने अपनी अरे को ट्रैवर्स करवाना है, तो जो भी आपकी अरे है, अरे यहाँ पर लिखेंगे तो ये 0 आएगा, 0 + 5 किया तो आपकी ये अरे का साइज आ जाएगा कि आप इसके 5 एलिमेंट ट्रैवर्स करवाना चाहते हो। और नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर था ये एक्स वाला, इसकी जगह जो आर्गुमेंट उसने दिया है वो है 7। 7 मीन्स कि आप नंबर 7 जो है अपनी अरे में ढूंढना चाहते हैं कि क्या मेरी अरे में 7 नंबर है या नहीं है, जो कि यहाँ पर ये फर्स्ट इंडेक्स पे आपको दिख रहा है। ये 0th इंडेक्स होती है, ये फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स पे आपको दिख रहा है। तो ये ट्रैवर्सिंग होगी इस लूप के अकॉर्डिंग ही। जैसे ही ये 7 के ऊपर पॉइंटर पहुंचेगा इसको एलिमेंट मिल जाएगा और ये रिटर्न कर देगा 1। ठीक हो गया, आउटपुट इसकी 1 आ जाएगी, यानी कि हमने अभी देखा ना कि ये इंडेक्स रिटर्न करता है। ओके, ट्रांजिशन टू क्लास टेम्पलेट। ओके, अभी तक जो हम टेम्पलेट देखते आ रहे हैं वो है फंक्शन टेम्पलेट। अब यहाँ पर जो टेम्पलेट का जिक्र हो रहा है वो है क्लास टेम्पलेट। सो कुछ भी नहीं होगा इसमें, सिर्फ फंक्शन की जगह क्लास में हम लोग जेनेरिक चीज़ें बना लेंगे। कैसे? इम्प्लीमेंटेशन देखिए।
देखो टेम्पलेट एज इट इज आता है, जहां पर टाइप नेम आ रहा था, टाइप नेम फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लास का कीवर्ड हम जब क्लास को जेनेरिक बना रहे हो तब लिखते हैं। तो ये तो सिंटैक्स है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब वहां हम फंक्शन को जेनेरिक बना रहे थे, अब ये आगे क्लास। क्लास में क्या होता है, क्लास का कीवर्ड होता है, क्लास का नाम होता है जो कि इस केस में है वेक्टर। दो उसके अंदर लेबल होते हैं, प्राइवेट पब्लिक। प्राइवेट में डाटा टाइप्स आती हैं, पब्लिक में आपके तमाम के तमाम मेथड्स आते हैं जिनको आप फंक्शन भी बोलते हो। अब इसके अंदर दो आपके डाटा टाइप्स हैं, दो आपके वेरिएबल्स हैं, एक है साइज और एक है पॉइंटर। पब्लिक में आपके पास तीन फंक्शंस हैं। पहला ये कंस्ट्रक्टर है, दूसरा डिस्ट्रक्टर है। कैसे पता लगता है? कंस्ट्रक्टर ऐसे फंक्शन कहते हैं जिसका नाम क्लास के नाम के तरह ही हो। जैसे वेक्टर नाम से क्लास है तो इस फंक्शन का नाम भी वेक्टर है। और ये जो डिस्ट्रक्टर है इसका भी क्लास के नाम से ही नाम होता है इस फंक्शन का। तो वेक्टर नाम से क्लास है, इसका नाम भी वेक्टर है। तो कैसे पता लगता है ये कंस्ट्रक्टर है ये डिस्ट्रक्टर है? जो कंस्ट्रक्टर होता है वो तो क्लास के नाम से जाना जाता है, जो डिस्ट्रक्टर होता है उसका ये निशान होते हैं, इसके नाम से पहले ये टिल्डे का साइन होता है, अली मता वाला इसको आप उर्दू में कह सकते हो, वैसे इसका नाम होता है टिल्डे। टिल्डे का साइन होता है डिस्ट्रक्टर के लिए। अब यहाँ पर जो टी है ये वो आपके जेनेरिक डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग मोर देन दैट। और ये कुछ कंस्ट्रक्टर जो है कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, राइट। और ये वाला जो है ये ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है, ये जो बड़ी ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, इसको ओवरलोड किया जा रहा है। अब इसका क्या काम है नेक्स्ट कोड में देखते हैं। ओके, जो अभी ये हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यहाँ पर यूज किया है, इसी का कोड यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ दिखाई दिया है। किया क्या हुआ है कि ये हमारे पास फंक्शन का नाम है वेक्टर जो कि कंस्ट्रक्टर है, और ये उससे पहले जो स्कोप रेजोल्यूशन और ये वेक्टर टी लिखा हुआ है ये बेसिकली डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप जैसे फंक्शन में डाटा टाइप होती है इसी तरह क्लास में भी हमारे पास डाटा टाइप होती है। क्लास बेसिकली दूसरे लफ्ज़ में कुछ लोग इसको कहते भी हैं कि ये हमारे पास कस्टम डाटा टाइप्स है। ठीक हो गया। तो वेक्टर नाम से जो भी हमारे पास क्लास है उसका हम ये इंस्टेंस बेसिकली बना रहे हैं, क्योंकि एक कोड में मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं, तो किसका कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ये हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है। ओके, बाकी जो टी है ये तो प्लेस होल्डर से आ रहा है। अब ये हो क्या रहा है इसमें कि एक वेरिएबल एज अ पैरामीटर लिया जा रहा है जो कि है साइज, और साइज को सेट किया जा रहा है और ये मालूम किया जा रहा है कि क्या आपकी अरे खाली तो नहीं है, मीन्स कि उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर आपकी अरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है इट मीन्स इट्स एन एम्प्टी अरे। तो अगर आपकी अरे एम्प्टी है इट मीन्स उसका पॉइंटर फिलहाल 0 पे पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो बस यही चीज ये चेक करके इंश्योर कर रहा है। डिस्ट्रक्टर क्या है? डिस्ट्रक्टर का काम ही कुछ नहीं होता, जो किया करा है उसके ऊपर पानी फेरना होता है। तो इसमें सिंपल जब भी डिस्ट्रक्टर होता है किसी भी चीज़ का तो एक कीवर्ड होता है डिलीट। वो डिलीट का कीवर्ड लिखते हैं और आप जिस चीज़ को हटाना चाहते हैं वो आप हटा देते हैं। जैसे मेरे इस केस में सारा काम हो रहा था पॉइंटर पे जिसका वेरिएबल का नाम है PTR, तो इसने PTR को डिलीट किया है। क्लियर? तो जो भी चीज़ डिलीट करनी हो वो बड़ी आसान होती है, बस डिलीट करें और वो चीज़ सफ़ाई हस्ती से ख़त्म। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं इसकी एग्जांपल यूजेज कि किस तरह इसका इंस्टेंस बनता है। तो ये जो है अभी देखें ना, इसकी पहली लाइन देखें वेक्टर टी और ये वेक्टर का नाम, तो यहाँ पर भी यही किया गया। ये वेक्टर आपकी क्लास, ये जो अंदर इंट है ये आपकी डाटा टाइप है जो कि यहाँ पर आके इस टी की जगह रिप्लेस होगा, प्लेस होल्डर की जगह। और ये जो इंट वेक्टर है ये उसका इंस्टेंस है। सिमिलरली ये इंटीजर का इंस्टेंस था, इसी तरह उसने एक और इंस्टेंस बनाया जो कि करेक्टर का था, उसके अंदर भी सारा कुछ सेम, जहाँ डाटा टाइप करेक्टर कर दी और इंस्टेंस का नाम भी चेंज कर दिया। तो सिंपली हर डाटा टाइप के लिए अब आपकी ये क्लास वैलिड है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर ख़त्म हो गया। की टेक अवेज के हमने इस पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जेनेरिक एल्गोरिदम, जिसका फ़ायदा ये था कि आप रीयूजेबल और बार बार फ्लेक्सिबल कोड लिख सकते हो। टेम्पलेट्स पढ़े, सिंपली ऑपरेशंस फॉर एरे एंड कंटेनर्स, जिसके अंदर हमने फंक्शंस का भी टेम्पलेट बना के देखा, क्लास का भी टेम्पलेट बना के देखा, क्लास टेम्पलेट जिसको हमने बोला। कोड एफिशिएंसी, मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड मैक्सिमाइज फ्लेक्सिबिलिटी, कि जितना भी ज़्यादा आपका कोड ऑप्टिमाइज होगा रिडंडेंसी कम होगी और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट वो परफॉर्म करेगा और हर डाटा टाइप के लिए वो कारआमद होगा। सो इतना सा ही हमारे पास लेक्चर था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें।
आप लोग लाज़मी हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें, क्योंकि जितनी भी ये जो छोटी-छोटी अपडेट्स होती हैं लेक्चर्स के हवाले से, कभी लेक्चर डिले हो जाता है या कभी मैं 2 लेक्चर्स अपलोड करता हूँ या अ, कुछ भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं तो वहाँ पर मैं स्टोरी में शेयर कर देता हूँ, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो दोनों का लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो ये हैंडल्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, तो यहीं पर जाके डायरेक्टली आप हमें फॉलो करें। वहाँ पर आपको हर किस्म की अपडेट जो है वो मैं देता रहूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।